जय हिंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और इस टॉपिक को आप एसोसिएट कर सकते हो जीएस पेपर 2 के पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाले सेक्शन से। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के डेट्स अनाउंस किए हैं, उनका शेड्यूल अनाउंस किया है। तो ये अनाउंसमेंट के होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑपरेशन में आ गया है मार्च 16 को, और मार्च 16 से लेके 4 जून तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इफेक्ट में रहेगा। 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं और 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक इलेक्शंस होंगे 7 फेजेस में। तो ये अनाउंसमेंट था इलेक्शन कमीशन का, राइट। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है, और इसलिए इशू करता है जिससे कि इलेक्शंस में कोई धांधली ना हो। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को रेगुलेट करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन। और ये, जैसे मैंने आपको बताया अभी इंट्रोडक्शन में, कि ये तभी ऑपरेशन में आ जाता है जब इलेक्शन के डेट्स अनाउंस होते हैं, शेड्यूल अनाउंस होता है, राइट। और तब तक रहता है जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता। और एक बात इंपॉर्टेंट है याद करने लायक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के केस में, कि इसको ना तो कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है। इसका मतलब ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना तो किसी एक्ट में मेंशन्ड है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में मेंशन्ड है। हाँ, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि वो फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस कंडक्ट करवा सके, और इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन कंडक्ट हो, इसके लिए जरूरी है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहे। तो इम्प्लिसिटली मेंशन्ड है लेकिन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। और थोड़ा इवोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। तो सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक पार्शियल फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुआ था 1960 में, जब केरला के इलेक्शंस हो रहे थे, स्टेट के इलेक्शंस। तो उस समय केरला एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स को एक कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज किया था, और इसी कोड ऑफ कंडक्ट को एज अ प्रोटोटाइप मानकर 1962 में लोकसभा इलेक्शंस जब हुए, तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सर्कुलेट किया गया था। इसका सर्कुलेशन हो रहा था हर इलेक्शन में 1960 से, लेकिन इसका वायलेशन भी बहुत हो रहा था। जो धांधलियां होती हैं इलेक्शंस में वो हो ही रही थी, बूथ कैप्चरिंग हो ही रही थी, हेट स्पीचेस हो रहे थे, किडनैपिंग हो रही थी, मारधाड़ हो रही थी, हर तरह के जो भी उल्टे पुल्टे काम होते हैं इलेक्शंस के समय, वो सब हो रहे थे। ये चीज काफी हद तक क्लीन हो गई थी, इलेक्शंस काफी हद तक क्लीन हो गए थे, ये धांधली काफी हद तक रुक गई थी 1991 में। और इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है टीएन शेषान को। ये उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। 6 साल ये इलेक्शन कमिश्नर रहे 1996 तक, और उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शंस भी लड़े थे। तो ये बहुत फेमस फिगर है। स्क्रीन पर जो फोटो दिख रही है वो टीएन शेषान जी की है। अब बात कर लेते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से क्या होता है, क्या चीजें नहीं करने दी जाती पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट्स को, कौन कौन से प्रोहिबिशंस होते हैं। तो सबसे पहले तो हेट स्पीचेस की मनाही होती है। आप कोई कम्युनल अपील नहीं कर सकते, आप कोई कास्ट रिलेटेड रिमार्क्स नहीं कर सकते, और कोई भी अनवेरिफाइड रिपोर्ट को कोट नहीं कर सकते। जैसे कई सारे यूट्यूबर्स अपना ओपिनियन देते हैं किसी पार्टी के बारे में, अब एक पार्टी वो यूट्यूब वीडियो को कोट नहीं कर सकती दूसरे पार्टी के अगेंस्ट। कोई ब्राइब्स नहीं दी जा सकती, वोटर्स को डराया धमकाया नहीं जा सकता, लालच नहीं दिया जा सकता। ये सब होता है, लेकिन यही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार नहीं होना चाहिए। और अगर कोई पकड़ा गया तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको पनिश करती है। और आम जनता तो जलाती है पुतले, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स दूसरे पार्टी के पुतले नहीं जला सकते। और बाकी और कुछ पॉइंट्स जो पार्टी पावर में है उसके लिए भी है, कि जब आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, तो उस समय आप सरकारी खर्चा नहीं इस्तेमाल कर सकते। सरकार के कामकाज अलग हैं और कैंपेनिंग रैलीज अलग हैं, दोनों को कंबाइन नहीं किया जाना चाहिए। अपोजिशन तो कर नहीं सकता, सरकारी कर सकती है, इसलिए सरकार के लिए पॉइंट है। और कोई नई पॉलिसीज, कोई स्कीम्स, कोई फाइनेंशियल ग्रांट्स या मैनिफेस्टो तक रिलीज नहीं किया जा सकता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब ऑपरेशन में है तब। और रैलीज अगर करनी है तो उसके पहले अप्रूवल लेना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। अगर अप्रूवल नहीं लिया, उसके बिना कर रहे हो, तो वो भी एक वायलेशन होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। और जो पोलिंग बूथ्स होती हैं वहां पे ऑथराइज्ड लोगों की ही एंट्री होगी। ऑथराइज्ड लोग मतलब वोटर्स हो गए एक तो, और दूसरे जो लोग इलेक्शन कंडक्ट कराने में, जो लोग जिनकी ड्यूटी लगती है, सरकारी कर्मचारी, वो लोग।
और ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स ये अब बैन हो चुके हैं। बैन नहीं हो चुके हैं एंटायरली, मतलब होते हैं लेकिन कि रिजल्ट्स निकालना बैन हो गया है इलेक्शन के समय। तो ओपिनियन पोल्स का तो अब कोई मतलब नहीं रहा है। पहले मैं डिफरेंस बता देता हूँ दोनों चीजों का। ओपिनियन पोल्स वो होते हैं जब आप जाकर सर्वे करो वोटर्स के बीच में वोटिंग होने से पहले, ठीक है। और एग्जिट पोल्स वो होते हैं जो सर्वे किया जाता है वोटर्स के बीच में वोटिंग होने के बाद। अब सिंस इनके रिजल्ट्स निकल नहीं सकते तब तक जब तक लास्ट फेज ऑफ वोटिंग खत्म नहीं होती, तो ओपिनियन पोल्स का तो कोई मतलब नहीं रहा है। एग्जिट पोल्स ही अब रिलीज करती हैं जो भी मीडिया चैनल्स हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, वो लोग, ठीक है। एजेंसीज एग्जिट पोल से रिलीज करती हैं, वो भी लास्ट फेज ऑफ वोटिंग ओवर होने के बाद। तो तो हाँ, ये बेसिक प्रोहिबिशंस हैं। इसके अलावा और भी हैं बट मेन ये है। और वे फॉरवर्ड डिस्कस करने से पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है इतना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि भाई ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो अगर कोई कुछ करता भी है उस समय जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको पनिश करता है, और पनिशमेंट भी कई बार बहुत लीनियंट होता है, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म। सेकंड क्रिटिसिज्म ये है कि कोई ट्रू स्पिरिट में इसको फॉलो नहीं करता, बहुत सारे वायलेशंस होते हैं और बहुत सारे अनपनिश्ड भी जाते हैं। और उसके अलावा भी कई सारे आप क्रिटिसिज्म लिख सकते हो। एक क्रिटिसिज्म तो ये भी है कि पॉलिसी पैरालिसिस आ जाता है। इलेक्शंस कई बार होते हैं, दो बात चल रही है अभी वन नेशन वन इलेक्शन की, बट अभी तक तो इलेक्शंस हर साल जाने कितने इलेक्शंस होते हैं, है ना। और हर इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है, उसकी वजह से नई पॉलिसीज, नए स्कीम्स, नए एक्ट्स नहीं आ पाते, फाइनेंशियल ग्रांट नहीं मिलता कुछ, तो एक तरह से पॉलिसी पैरालिसिस आ जाता है। ये कुछ क्रिटिसिज्म है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के। अब वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। वे फॉरवर्ड में ये लिखना है कि 2013 में एक स्टैंडिंग कमेटी थी, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस। ये स्टैंडिंग कमेटी थी नहीं, अभी भी है, और कई सारी स्टैंडिंग कमेटीज हैं पार्लियामेंट में, आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, राइट। तो इस स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगली बाइंडिंग कर देना चाहिए और उसको इंक्लूड करना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। फिलहाल ये किसी में भी इंक्लूडेड नहीं है। आईपीसी 1860 में भी इंक्लूडेड नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 उसमें भी नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इसमें भी नहीं है। हाँ, ऐसा है कि कुछ चीजें ओवरलैप करती हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में और आरपीए में, लेकिन एज सच किसी में इंक्लूडेड नहीं है। तो स्टैंडिंग कमेटी ने ये सजेशन दिया था, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके अगेंस्ट थी और आज भी है। और अगेंस्ट रहने का मेन रीजन ये है कि देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत थोड़े समय के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है, जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं, है ना। 2 महीने, 2.5 महीने, 1.5 महीने, ऐसा कुछ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट काम करता है। तो उस समय अगर आप किसी वायलेशन के लिए पुलिस को इन्वॉल्व करो, कोर्ट को इन्वॉल्व करो, तो वो फिर चीजें बहुत ज्यादा खिंच जाती हैं। करोड़ों केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में, तो वो प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी मनाही करता है। तो आपको कंक्लूजन में ये लिखना है कि भाई स्टैंडिंग कमेटी ये कहती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहती है, और ऐसा होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने पावर्स बहुत स्ट्रिक्टली यूटिलाइज करने चाहिए, सो दैट द इलेक्शंस आर क्लीन। ऐसा करके कुछ भी आप अच्छे वर्ड्स में जार्गन्स इंक्लूड करके अपना वे फॉरवर्ड कंक्लूजन लिख सकते हो। और इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन है, प्रीलिम्स 2017 में आया था, आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। आई होप आपने इंप्लीमेंट किया, आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो इसके तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा करेक्ट है। मल्टीपल भी करेक्ट हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 मेंबर बॉडी है, गलत है। 5 मेंबर नहीं है, 3 मेंबर बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिलीज करती है इलेक्शन का शेड्यूल, तो ये भी गलत है। अब ये आपने देखा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। तीसरा स्टेटमेंट है इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट्स अगर पार्टीज के बीच में कुछ हो जाते हैं स्प्लिट्स और मर्जर्स के दौरान, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर डी है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब हाल फिलहाल में ये भी हुआ था कि इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन किया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने, और नए इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट हुए हैं। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन से रिलेटेड ये सारी चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है यहाँ पर, राइट। आपको याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है जो उसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। और कौन कौन से इलेक्शंस कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? लोकसभा के इलेक्शंस, राज्यसभा के इलेक्शंस,
स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके इलेक्शंस, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये 5 इलेक्शंस कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये कहां पर मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट 15 में 6 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 324 से लेके 329, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उसके पावर्स की बात करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये कंपोजिशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है उसमें 3 मेंबर्स होते हैं, 5 नहीं होते, और तीनों को इक्वल राइट्स होते हैं, इक्वल वोटिंग वेटेज होती है तीनों की। कोई डिसीजन लेना है तो मेजोरिटी वोटिंग से लिया जाता है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, तीनों को इक्वल वोटिंग वेटेज होती है। और टेन्योर है 6 साल या फिर 65 साल तक इन इलेक्शन कमिश्नर्स का, जो भी पहले अटेन हो गया तब तक। और इनका रिमूवल प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल प्रोसेस सेम है जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज का है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। थैंक यू।